हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो जीवन है वो किस प्रकार से है, हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लास कहता है गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। आइए इसको थोड़ा सा मैप में देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है और किस प्रकार से होता है। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, इस मैप में यदि आप एक साइड से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से हमारे पास गंगा निकलती है। ये जो गंगा होती है वो दो नदी अलकनंदा और भागीरथी से मिलके बनती है। जब ये आगे क्यों निकलती है तो निकलने के बाद ये उत्तराखंड, यूपी, इसके बाद बिहार और फिर वेस्ट बंगाल, ये होते हुए फिर आपका बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि गंगा जो है वह हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन रीजन से होते हुए आपका ईस्ट की ओर जाने का काम करती है। यहीं यदि ऊपर की ओर देखते हैं तो आपका ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर हमारे चाइना से होते हुए इंडिया की ओर पास करती है, आती है और फिर ये इंडिया से होते हुए जाती है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब ये दोनों नदियां मिलती है तो इसको हम कहते हैं मेघना के नाम से जानने का काम करते हैं क्लास। आगे देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है, जहाँ पर आप पूरा ग्रीन ग्रीन का जो इलाका देख रहे हैं, इस पूरे ही क्षेत्र में जिन लोगों का जीवन बसता है उन लोगों के जीवन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आगे विस्तार से। कहता है कि यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में स्थित है। इसको समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा हमारे इंडिया के मैप के अक्षांश के बारे में। जैसा कि यदि आप देखते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ एक डायग्राम के माध्यम से क्लास। यदि आप डायग्राम देखें तो आप समझ जाएंगे एक ही बार में। हमारे इंडिया की यदि बात करते हैं तो इंडिया का जो नक्शा है ना, वो नक्शा थोड़ा सा कुछ इस टाइप का है। तो हमारा इंडिया का जो नीचे का जो इलाका है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश में पड़ जाता है। ठीक क्लास। और ये है 37 डिग्री 6 मिनट के आसपास है। सिर्फ 38 डिग्री 7 मिनट के आसपास है। तो ये यहाँ तक फैला हुआ है। यदि आप देखेंगे इंडिया के अंदर गंगा के बारे में तो जो गंगा है वो यहाँ से फैली हुई है और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर गंगा का विस्तार देखने को मिल जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है वह आपका कहाँ से है, तो ये है आपका 10 डिग्री से लेकर के देखा जाए तो आपका यहाँ तक है, तो वो 30 डिग्री के आसपास देखने को मिल जाता है क्लास। यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं तो कहता है कि गंगा की कुछ सहायक नदियां हैं, इसे कहते हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में इसमें भी अपवाहित होती है। तो पहले यदि बात करते हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, गंगा के बारे में, तो यहाँ से थोड़ा सा गलत दे रखा है इसके अंदर, और वो ये है कि जो चंबल है ना, चंबल जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैप में आपको देखना पड़ेगा। ये जो मेन देख रहे हैं ना, ये है आपके पास गंगा है। लेकिन इसके बाद जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो है वो यमुना रिवर है। कौन सा रिवर है ये यमुना रिवर है। लेकिन यदि हम बात करते हैं इसी के साथ दूसरा, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये है चंबल रिवर है। ये कौन सा है, तो ये है आपके पास चंबल रिवर देखने को मिल जाता है क्लास। तो आपने जो लिखा गया है यहाँ पर कि इस प्रकार से जो रिवर है ये यहाँ पे पाई जाती है, जो चंबल जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ऐसा नहीं है। ठीक है।
आइए देखते हैं आगे। तो क्लास इसमें देखो कह रहा है क्लास क्या, इसमें आगे हमारे पास कहता है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढे। अब आइए हम देखते हैं एटलस में कुछ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में। तो क्लास ये जो नदियां आप देख रहे हैं ना, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी एक्चुअल में आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। इसमें से कुछ नदियां जो है आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ नदियाँ मिलेगी। आइए हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आपको दिख रही है। तो क्या देखिए, ये तो रहा आपके पास ब्रह्मपुत्र रिवर। यदि हम इसको देखते हैं तो ये है एक छोटी सी रिवर जो इसकी सहायक नदी मानी जाती है यहाँ पर। इसे इसका नाम तो नहीं लिखा है, हम इसका नाम ढूंढते हैं। आइए, तो ये है एक इसकी सहायक नदी। आइए इसको जूम करते हैं। तो क्लास इसका जो नाम है, इसका नाम है आपका नाउदिंग नाधिंग रिवर है। ये है एक इसकी सहायक नदी। पहला तो ये आपको मिल गया नाधिंग रिवर। अब आइए एक और देख लेते हैं इसके बारे में। क्लास इसका देखा जाए तो ये जो रिवर है ना, वो दिहांग और दिबांग रिवर है। दिहांग और दिबांग रिवर मिल करके ही हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर का निर्माण होता है इंडिया के अंदर, जब ये आती है तो। इसके साथ देखा जाए तो यहाँ पर एक रिवर आपको दिखाई पड़ रहा है। आइए देखते हैं इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है सुबनश्री नाम है। इसका नाम है क्लास सुबनश्री। आपको मिल जाएगा, ये रहा सुबनश्री लिखा हुआ इसका नाम। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और नदियाँ मिल जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऊपर में हमारे पास ये मिल रहा है। इसका नाम है हमारे पास क्या क्लास, इसका नाम है हमारे पास कामेंग रिवर। क्या नाम है? कामेंग रिवर है इसका नाम। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और रिवर है या नहीं है हमारे पास। तो थोड़ा सा और देखते हैं तो हमारे पास एक रिवर यहाँ पर है। आइए इसको इसको देखते हैं, इसका नाम क्या है क्लास। तो इसका जो नाम है, इसका हाँ क्लास, इसका नाम है चाउलोक रिवर है। चाउलोक रिवर इसका नाम दिया गया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र के कुछ प्रमुख सहायक नदियां देखने को मिल जाती क्लास। यहाँ पर एक और है, मानस रिवर है। देखिए, देख रहे हैं आप लोग मानस रिवर। जो मानस रिवर है ये कहाँ है? तो असम में है। तो सा और आगे बढ़ते हैं तो क्लास आपको एक रिवर ये दिखाई पड़ रही है। ये जो रिवर है ये इंडिया की ही रिवर है, जो बाद में जाकर के मिल जाती है ब्रह्मपुत्र के आसपास। इसका नाम यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। ये देखते हैं थोड़ा सा और नीचे आकर के कुछ नाम दिखा दे इसका। कुछ जगहों पर इसके नाम लिखे नहीं गए हैं। क्लास ये रहा आपका गंगाधर रिवर, इसका नाम है। गंगाधर रिवर इसके कुछ नाम है क्लास। तो ये मैंने आपको दिखा दिए कि किस प्रकार से इसके ब्रह्मपुत्र के कितने ही सारे रिवर देखने को मिल जाते हैं क्लास। तो यहाँ पर आपने देखा गंगाधर के बारे में देख लिया, ये गंगाधर रिवर थी यहाँ पर। यहाँ पर आपने देखा सुबनश्री नाम थी, यहाँ पर आपका दिहांग दिवांग रिवर थे। ऐसे कुछ रिवर मिल करके क्या बनाते हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं जो ब्रह्मपुत्र के अंदर गिरने का काम करती है क्लास।
आगे देखते क्लास, तो कहता है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के मैदान, इसको हम थोड़ा सा कर लेते कलर चेंज। कहता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब इसके बारे में यदि समझे तो आइए दोबारा चलते हैं मैप के ऊपर, और जो बात कही गई है ना उसको दोबारा से देखने का काम करते हैं। क्लास कह रहा है क्या, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद। तो देखो क्लास, ध्यान देना कि हमारे पास जो गंगा है और हमारे पास जो ब्रह्मपुत्रा है, ये ब्रह्मपुत्रा हिमालय जो रिवर है ना, हिमालय जो हमारे पास माउंटेन है, इसके नीचे वाले हिस्से में पाई जाती है। तो गिरिपाद का मतलब होता है इसके पैरों में गिरा होना। तो हिमालय के पैरों में गिरी होने वाली यही दो नदियां हैं जो पैरों में आके के गिरने का काम करती है। इसके साथ कहता है कि यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा इसकी मुख्य विशेषता है, बेसिन की मुख्य विशेषता। तो जहाँ पर गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी अपनी डेल्टा को लाके डंप करती है, वो इलाका बांग्लादेश का इलाका है। तो बांग्लादेश के इस इलाके को ही हम कहते हैं क्या, सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसे जानते हैं। और ये कहा जाता है सुंदरवन डेल्टा को कि ये एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। एशिया का सबसे बड़ा ये डेल्टा माना जाता है क्लास। ठीक है क्लास, आइए देखते हैं क्लास कहता है क्या। कहता है कि मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। लेकिन पहले बात करते हैं चाप झील के बारे में कि ये चाप झील क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें इसके लिए समझना पड़ेगा डायग्राम के माध्यम से। क्या ध्यान देना, जब चाप झील की बात की जाती है तो इसका मतलब क्या होता है। जब नदियां आगे की ओर चलती है तो चलने के बाद ये कई बार आड़े तिरछे मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है। जब ये इस प्रकार से चलती है नदियां, तो इसके चलने से नदियों के बीच वाले भाग में कुछ स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ हो चुका है, फिर ये हो चुका है। तो ऐसे जहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, तो इस वाले जगह पर या फिर इस वाले जगह पर कई बार पानी के इस प्रकार के झील तैयार होते हैं। इस प्रकार के झील तैयार होते हैं यहाँ पर। इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं चाप झील कहते हैं, चाप झील। इस प्रकार के झीलों का इस्तेमाल करके बिहार और भारत के कई सारे हिस्सों के अंदर हम मछली पालन का काम करते हैं, मछली पालन का काम करते हैं। तो मछली पालन के साथ साथ हम इसका इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी करते हैं। तो ये हमारे कंट्री में बड़े स्तर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लास। ठीक है, आइए इतना क्लास कहता है क्या। तो कहता है कि हमारी जो जलवायु है मुख्यतः मानसूनी है। हमारी जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा मैप के बारे में। इसको थोड़ा समझते हैं, इसको समझने पे आपको समझ में आ जाएगा कि भारत की जलवायु को मानसूनी क्यों कहते हैं। हमारे इंडिया में ज़्यादातर देखा जाए तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो बरसात होती है वह इधर से ही पानी आता है। इधर से ही हमारे कंट्री के अंदर मानसून आता है, और यही मानसून हमारे कंट्री के और भी बाकी हिस्सों में इधर से इधर की ओर और इधर से इधर की ओर हमारे कंट्री में आने का काम करती है। इस प्रकार से हमारे कंट्री में जो मानसून इंटर करता है तो इसे हम कहते हैं अरेबियन सी कहते हैं, इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से कहते हैं। तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, और ये दोनों ही भागों में बढ़ करके दोनों के दोनों दिल्ली की ओर रुख करने का काम करते हैं। और ये दिल्ली की ओर जब रुख करते हैं तो दोनों के द्वारा हमारे कंट्री में काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्षा होती है, और इसी के माध्यम से यहाँ पर बदलाव देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार के होने वाले चेंजेस को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मॉनसूनी जलवायु कहते हैं, मॉनसूनी जलवायु कहते हैं। क्लास आगे कहता है कि मॉनसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। क्लास आपको पता होगा कि जब हमारे यहाँ पर मॉनसून आता है तो 1 जून को और 31 मई 31 मई से लेकर के 1 जून के बीच में हमारे कंट्री में इंटर कर जाता है मानसून। ठीक क्लास, जब ये हमारे कंट्री में इंटर करता है मानसून, तो आपको पता होना चाहिए कि ये हर
कुछ समय के बाद ये ऊपर की ओर मूव करता है और ये फिर हमारे दिल्ली के अंदर जुलाई तक, जून जुलाई जुलाई तक हमारे यहाँ पर पहुँच जाता है। अर्थात देखा जाए तो ये अगस्त तक आसानी से हमारे दिल्ली तक पहुँच जाता है। जब ये ऊपर की ओर पहुँचता है तो इसमें खास बात देखी जाती है, और वो ये है कि यहाँ पर जो वर्षा की सघनता होती है वो कम हो जाती है। वर्षा की सघनता, अब ये वर्षा की सघनता का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि यदि इन क्षेत्रों के अंदर 1 किलोमीटर स्क्वायर में पानी की जो डेंसिटी है वो यदि 100 सेंटीमीटर है, तो ऊपर जाते जाते ये कम हो जाता है, और ऊपर जाकर के 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर यहाँ पर होने वाला बारिश या तो 80 सेंटीमीटर होगा या फिर 60 सेंटीमीटर होगा। ऐसे कम होता चला जाता है। इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पर देखा जाए तो आपके राजस्थान के अंदर होने वाला रेनफॉल जो होता है वो एनुअल रेनफॉल की यदि बात करते हैं तो वो कितना होता है? वो आपका होता है 20 से लेकर के 50 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है, क्योंकि यहाँ से जो मॉइस्चर होता है पानी के अंदर, जो नमी होती है, ये नमी खत्म हो जाती है। तो नमी जब खत्म हो जाती है तो उसके अंदर पानी करने की या बरसात करने की जो क्षमता होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसीलिए ये दिल्ली तक आते आते पानी जो होती है वो खत्म हो जाती है, या फिर कह सकते हैं राजस्थान में आते आते पानी हो ही नहीं पाता है, और इसी यहाँ पर कह सकते हैं कि होने वाला वर्षा बहुत ही कम होती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि जब यहाँ से ये रेनफॉल उधर आते हैं तो यहाँ पर इनको रोकने के लिए कोई ऐसे पैरेलल साइज में पहाड़ी नहीं है या पहाड़ नहीं है जो इनको रोक सके और यहाँ पर वर्षा करा सके, इसीलिए भी यहाँ पर बारिश नहीं के बराबर होती है, और कुछ क्षेत्रों में तो होती ही नहीं है। ठीक क्लास। क्लास आगे कह रहा है यहाँ पर कि भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन स्थित है। तो इनको समझने के लिए आइए हम ऊपर देखते हैं, इस मैप में ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। इसको समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास फैला हुआ है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। मैं इसके लिए कुछ दूसरा चेक कर लेता हूँ जो समझ में आ जाए आप लोग को। तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, दूसरा देख लेते हैं और कोई। हम्म, तो क्लास थोड़ा सा देखें तो आप लोग को पता होगा कि हमारे पास जो गंगा का बेसिन है वो पहला तो है उत्तराखंड में है, दूसरा आपका यूपी के अंदर है, तीसरा आपका बिहार के अंदर है, चौथा आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये कुछ राज्य हैं जहाँ पर इसका बेसिन तैयार होता है। यदि हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में तो वो पहला है अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा असम है आपके पास, तीसरा देखा जाए तो मेघालय है। इस प्रकार से ये कहाँ चला आता है? तो ये फिर चला आता है आपका बांग्लादेश के अंदर चला जाता है क्लास। इस प्रकार से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत के अंदर इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग देखने को मिल जाता है क्लास। यह कहता है कि बेसिन में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां होती है, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की मुख्य भूमिका होती है। तो पर्यावरण जो होता है वो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे, जरा बात करते हैं। तो इसको समझने के लिए आप एक चीज देखिएगा, अब आपको समझने के लिए इस नोट में आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया का ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट में हमारे पास जो जनसंख्या है वो जनसंख्या काफी ज्यादा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या है। लेकिन राजस्थान की बात की जाती है तो यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। रीजन क्या है कि यहाँ का जो पर्यावरण है वो अलग है और यहाँ का जो पर्यावरण है वो अलग है। तो पर्यावरण जो होता है वो वहाँ के लोगों की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर प्लेन इलाका है, यहाँ पर तो प्लेन इलाके होने के कारण यहाँ पर होने वाला प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ के लोगों की नीड पूरी हो पाएगी। जब नीड पूरी हो पाएगी तो लोग यहाँ पर अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, इसके पास इन लोग के पास हेल्थ आ सकता है। जब हेल्थ एजुकेशन होगा तो ऑटोमेटिक ही इनका जो ह्यूमन कैपिटल और ज़्यादा डेवलप होगा, तो ये एक अच्छा जॉब या एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, इसके कारण इनका अच्छा खासा डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए यहाँ के एरिया के अंदर होने वाला पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट होता है वो ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पीजीआर यहाँ पर ज़्यादा होती है।
क्लास कहता है इसके साथ आगे कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल होता है। क्योंकि जो तीव्र ढाल का जो इलाका होता है, यहाँ पे यदि कोई घर बनाएगा तो यहाँ से होने वाला लैंडस्लाइड काफी तेजी के साथ इनके घर को नीचे की ओर लेके चलाएगा, इसीलिए ये आपका सही नहीं होता है, ये खराब होता है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर लगातार क्या होते रहते हैं, तो लैंड स्लाइड होता रहता है। तो लैंड स्लाइड जब होगा तो ऑटोमेटिक ही यहाँ के लोगों को भागना पड़ जाएगा। कहता है कि मानव प्रवास के लिए मैदान क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व भी काफी ज्यादा होता है। तो बात आती है कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो कहता है कि जनसंख्या का घनत्व का अर्थ होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे कि हमारे पास ये 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का स्क्वायर है, तो इसके अंदर जितनी भी पॉपुलेशन रहेगी ना, उसी पॉपुलेशन को हम कहते हैं क्या, हम उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं क्लास। ठीक है। इसमें आगे कहता है कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 189 है। वेस्ट बंगाल में 1029 है और बिहार में 1102 के आसपास मिल जाता है क्लास। तो ये जो पॉइंट है, ये आपका एमसीक्यू के तौर पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहता है कि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। तो उपजाऊ मिट्टी का क्या फायदा होता है, उपजाऊ मिट्टी का जो पहला फायदा होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आप अच्छी खेती कर सकते हैं। जब नदियाँ आपस में लेकर के गाद आती है और छोड़ देती है, तो यहाँ पर अच्छी खेती कर सकते हैं आप। जब खेती अच्छी होती है तो ऑटोमेटिक ही यहाँ के लोगों को आप आसानी से पेट भर सकते हैं, और पेट भरने के लिए तो हमें खेती करनी पड़ती है। तो यहाँ के मैदानों में खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ की खेती करने के लिए हमें मिट्टी के अंदर जो उर्वरता मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आय कहता है कि जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होता है। जैसे कि इंडिया के नॉर्थ इलाकों में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कौन कौन से इलाके हैं, तो वह आपके पास उत्तराखंड का इलाका है, बिहार का इलाका है, यूपी का इलाका है, वेस्ट बंगाल का इलाका है। इन सभी क्षेत्रों का जो आकार होता है, लैंडफॉर्म होता है, वो प्लेन होता है, इसलिए यहाँ पर खेती करना आसान होता है। कहता है धान यहाँ की कुछ मुख्य फसलें हैं। आपको पता है केवल धान की वेस्ट बंगाल के अंदर देखा जाए तो 50 किस्म की खेतियां की जाती है। कहता है चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर एक बात कहा गया है कि धान की खेती के लिए जल की आवश्यकता ज्यादा होती है, जल की आवश्यकता ज्यादा होती है धान की खेती करने के लिए। क्योंकि जब धान को लगाया जाता है तो उसका लगभग 2/3 पार्ट जो होता है वो पानी के अंदर ही डूबा रहता है। तो जब तक ये बड़ा ना हो जाए तब तक हमें पानी परमानेंट देना पड़ता है, इसीलिए इस प्रकार के खेती को हम क्या कहते हैं, किसे हम मुख्य तौर से कहते हैं सिंचाई पर आधारित, या फिर आप कह सकते हैं वर्षा पर आधारित खेती मानी जाती है इसे। कहता है कि यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें होती है गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट इत्यादि चीजों को यहाँ पर आप बड़े स्तर पर देख सकते हैं। कहता है कि जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती है, मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखने को मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो केले के बागान मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो गंगा नदी के जो किनारे का हिस्सा होता है ना, उस किनारे के हिस्से में काफी बड़ी मात्रा में पाई जाती है। कहता है पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं, चाय के बागान यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। इसको जो लगाया गया है वो दार्जिलिंग और इसके साथ साथ देखा जाए तो असम के इलाके में लगाया गया है क्लास। कहता है बिहार और इसके आसपास के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया गया है। हमारे उड़ीसा के अंदर देखा जाए तो यहाँ का जो इलाका है काफी ज्यादा बंजर इलाका है। तो बंजर इलाके में लोगों के व्यवसाय के लिए या जॉब के लिए एक अच्छी खासी जॉब प्रोवाइड की जा चुकी है, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर कीड़ों को संवर्धन करते हैं और उससे सिल्क का उत्पादन करते हैं क्लास। कहते हैं कि मंद ढलानों वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डायग्राम के बारे में, कि जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर है गुफा है, तो गुफा में क्या है कि गुफा में यदि ऐसा है तो हम आसानी से यहाँ पर गेट बना के रह सकते हैं, और गेट बनाने के बाद हम इसे आसानी से सिक्योरिटी कर सकते थे, इसीलिए इसको बताया गया क्लास।
क्लास एक तो कह रहा है कि विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार अलग अलग लैंडफॉर्म का नेचर के अनुसार प्रकृति में भी मनुष्य तक पाई जाती है। कहते हैं ध्यान देना यहाँ पर कहता है क्या विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की ओर जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पर होने वाला पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या जाता है, काफी ज्यादा बदल जाता है। तो ये जो बदलाव होते हैं कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के ही अनुसार देखने को मिल जाते हैं। कहता है भू आकृति के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान मिल जाता है, साखू मिल जाता है और पीपल के पेड़ मिल जाते हैं काफी बड़ी मात्रा में। कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखा जाए तो पेड़ भी उगाए जाते हैं और महाद्वीपियों के मैदानी क्षेत्र में बांस के घने झुरमुट भी लगाए जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में हम जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो घास के लिए करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो होता है वो होता है बांस के छोटे मोटे टुकड़े पाए जाते हैं, तो उनका ये खेती करती है या फिर कह सकते हैं उनका ये संवर्धन करने का काम करती है। कहता है डेल्टा के मैंग्रोव वन से घिरा है। डेल्टा जो है वो मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में चीड़ और देवदार जैसे फर शंकुधार पेड़ पाए जाते हैं। तो आप देखा आपने कि यहाँ पर हमारा जो पर्यावरण होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ के जो लोगों ने धान की खेती किस प्रकार से कर रखी है। असम के चाय बागान में महिलाएं किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करती है, काटती है, निकोई करती है, फिर इसका अपने घर पे लेकर के आती है। क्लास इसी के साथ हमारे पास कहता है कि बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीव का मतलब होता है कि जंगल में रहने वाले जीव एक साथ रहते हैं। जैसे कि हाथी हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया और एक बंदर हो गया। कहता है कि एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैदानी टाइगर एवं मगर घड़ियाल पाए जाते हैं। कहता है 1812 के टाइम में, बल्कि 8.212 की बात करते हैं, इसमें कहा जाता है कि नदी के साफ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जैसे गेहूं कतला सॉरी हाँ रेहू कतला हिल्सा मछली इत्यादि की बहुत ज्यादा भरमार होती है, क्योंकि इस इलाके के अंदर ये लोग अपने मुर्गियों को अपने अंडे देने के लिए आती है और अंडे देने के बाद इसको यहीं पर सौंपती है, यहीं पर रखती है। इसलिए भी हमें इन प्रकार के जानवरों की जानकारी मिल जाती है यहाँ से। हेक्लासाई कहता है कि मछली एवं चावल इस दोनों में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवहार क्या है। जो यहाँ पर कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि हमारे यहाँ पर जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं उसे वो लोग केवल मांस मछली ही खाते हैं, मांस कम खाते हैं, लेकिन जो मांस होता है उसे अन्य अन्य लोग ज्यादातर खाने को देखने को मिल जाते हैं। क्लास कह रहा है कि वेदिका का निर्माण। वेदिका क्या होती है? वेदिका मतलब तो होता है कि एक छोटा सा गुफा है होता है जिसके अंदर लोगों को जाने की परमिशन होती है। कहता है कि वेदिकाओं का निर्माण खाड़ी ढलानों पर समतल सतह बनकर कृषि बनाने के लिए किया गया था। हालांकि ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना रुके, क्योंकि जल जो होता है ना वो ऊपर से आने से रुक जाता है, इसीलिए हम कई बार उसके ऊपर डैम बना देते हैं, कुछ और से कर देते हैं। कहता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज के सॉरी लोकल डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि ये सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता लगाती है। रसायन की अत्यधिक मात्रा में मात्रा के दौरान होने वाले उपचारित गतिविधियां एवं शहरी गंदगी इन प्रतिबंधों को नष्ट कर देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या फिर इसका जैसे उपयोग नहीं हो पाता है, इसलिए खत्म हो जाता है। कहता है कि गंगा नदी के मैदान में कई बड़े शहर और कस्बे उपस्थित होते हैं, जैसे कि दौलताबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, जैसे कि 10 से ज्यादा हमारे पास इस प्रकार के शहर हैं। कहता है कि आबादी वाले शहर नदी के किनारे पर ही रहते हैं। कहता है कि इन शहरी तथा मौसमी क्षेत्र राजस्थान का पानी बाहर नहीं किया जाता है। तो क्लास यहाँ पे कहता है क्या? कहता है कि बेसिन में यातायात का सुव्यवस्थित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग उपस्थित किए गए हैं। इसके इलाके के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग के द्वारा सम्मानित किए जाते हैं। कहता है कि ये एक दूसरे के कोलकाता और मुस्लिम पट्टम कहाँ चला गया ये प्रभावशाली माध्यम है।
कोलकाता हुगली नदी पर एक महत्वपूर्ण पतन है, जिसे मैदानी क्षेत्र में कई अन्य बड़े बड़े हवाई अड्डन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सामान को लाना ले जाना लौटाना, ऐसे कुछ चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहता है पर्यटन पर बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद और गंगा यमुना नदी के संगम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बौद्ध स्तूप, लखनऊ, इमामबाड़ा, असम की काजरिया एवं मासम और मानस और अन्य जीव अभयारण्य, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजीव वनस्पति यहाँ पर बहुत ही बड़े स्तर पर देखने को मिल जाती है क्लास, क्योंकि जो जानवर होते हैं यही तो इनका घर होता है, तो इनके घर की सुरक्षा करने के लिए पीएम ने या क्लास प्रेसिडेंट के अंदर ये द्वारा ये कुछ काम बताए जाते हैं जो इन्हें करना कंपलसरी होता है क्लास। तो क्लास इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है आज का टॉपिक। कि आपको कैसे लगा जरूर बताइए, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें क्लास। तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।